पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये जो प्रेस वार्ता कांग्रेस कार्यालय में आयोजित है, इसको संबोधित करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष सम्मानित हेमंत कटारे जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ रीवा से विधायक सम्मानित अभय मिश्रा जी, सम्मानित मऊगंज जिले के अध्यक्ष पद्मेश गौतम जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सम्मानित विनोद शर्मा जी। अब मैं सम्मानित हेमंत कटारे जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात मीडिया के साथियों के बीच में रखें। में मेरा पहला मौका है कि आप सबसे संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। पहले मैं जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उन सबको प्रणाम करते हुए कहूँगा, क्योंकि चाहे कोरोना काल हो या कोई भी स्थिति हो, उस समय पे जब आप जान पे खेल करके फील्ड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी कलम को ईमानदारी से लिखने का जो मापदा आपके अंदर है, मैं उस हौसले को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है अब कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज़ को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बाहर हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नवगठित हुआ है वहाँ के अध्यक्ष प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिल करके। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक सिटी रख दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई भी, आप देखिए नगर निगम का भी कोई, आप देखेंगे कोई सफाई अभियान चलता है, या कहीं भी आप किसी भी होटल या किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोरेक्स की बोतलों के डब्बे खाली खोके भरे पड़े मिले होंगे, जबकि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई कोरेक्स उपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिर ये यहाँ कैसे आ रही है? चलिए, कोई कह सकता है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की है, एक सेकंड के लिए। अब हमारे यहाँ के यहीं से उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिनसे बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों को, पर अब वो बची नहीं ज़्यादा। वो गए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिड़गिड़ाने गए कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो इससे एक संकेत स्पष्ट है कि उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित रखना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है कि उत्तर प्रदेश के। इतना तो शायद मैं समझता हूँ डिप्टी सीएम साहब निश्चित ही जानते होंगे, कई बार के विधायक हैं, अनुभवी हम बोलते हैं, पर पता नहीं उनका अनुभव क्यों नहीं ऐसे मौके पर काम करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा की, तो या तो आप त्याग पत्र देके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए, या ये कह दीजिए कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम नहीं है किसी भी काम को यहाँ पे कर पाने के लिए, कानून व्यवस्था और नशे पे पाबंदी, तो फिर वैसा स्वीकार किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप देख लीजिए, हमारे ये पड़ोस का मऊगंज जो जिला है, वहाँ के विधायक तो पुलिस के सामने दंडवत होते हैं, जैसे श्री को 1008 महाराज के सामने हम प्रणाम करते हैं, उस प्रकार से दंडवत होकर के बोलते हैं कि हम हमारी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। ये एक सामान्य स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब, पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहाँ तो सुना है कि गांव गांव शराब उपलब्ध है।
एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं, इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। परिवहन के ऊपर है, अभी परिवहन पे भी संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। और खाद्यान्न अब आप देखिए, सबसे पहले जो अपराध है कैसे बढ़ रहा है। चेन स्नैचिंग के जो केसेस हैं लगभग 4-5 प्रतिदिन हो गए हैं यहाँ पर। मैं कल जब प्रेस वार्ता के लिए माननीय हमारे जो नेतागण हैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि आज हम प्रेस वार्ता लेंगे, तो उस समय पर एक घटना घटित हो रही थी कि एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म किया जा रहा था। मतलब बात यह नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ और बात करते करते बोल रहे हैं कि साहब आप कहाँ विषय देख रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है आप तो वही देखिए। मतलब अगर मैं फर्ज कीजिए कल पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ तो 24 घंटे में 24 नए हादसे हो जाएंगे। ये रीवा का क्राइम का स्थिति है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ। और दो चीज़ें होती है, क्राइम तो हर शहर में होता है, मैं ये कहूँ कि रीवा में हो रहा है ये गलत है, लेकिन क्राइम किस प्रकार से रीवा में हो रहा है ये सोचना आपको पड़ेगा। कैसे? 2 घटनाओं को से मैं आपको उदाहरण देकर के इसको इलैबोरेट करना चाहूँगा। पहली घटना, इस घटना को वैसे तो विवरण करने के शब्द बने ही नहीं है, शब्दकोश में इसके है ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। जो घटना भैरव बाबा मंदिर पर हुई थी 21 अक्टूबर को, और इस घटना में एक नव जो दंपत्ति था जिसका नव विवाह हुआ था, शायद 6 माह पूर्व विवाह हुआ था, वहाँ पर पति को पत्नी के सामने बांध करके 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप वो गौर कीजिएगा कि दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म कैसे किया। अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो डरता है, गलत कार्य करके भागता है, लेकिन यहाँ पे दुष्कर्म कैसे होता है कि वो अपने मित्रों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आ जाओ तो फ़ायदे में रहो। मतलब उसके पास समय पर्याप्त है अपराध करने के लिए, पुलिस कलेक्टर का कहीं कोई भय नहीं है, वो अपने मित्रों को भी बुला रहा है कि तुम लोग आइए और तुम भी इसमें शामिल होइए। 8 लोग एक महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, उसके पति के सामने। इस घटना को किस शब्दों में बयान किया जाए, इस दर्द को मेरे को नहीं लगता कोई शब्द है बताने के लिए। सिंगल पुलिस का व्यक्ति, इसमें लाइन अटैच नहीं हुआ, सिंगल। और जबकि मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ पुलिस ने जांच को दबाया है, इन लोगों ने और भी ऐसे अपराध किए हैं क्योंकि ये आदतन अपराधी थे। इनको पता था वहाँ पर ऐसे कपल्स आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं। वो तो इनने हिम्मत जुटाई, पुलिस थाने गए और जाकर के अपराध दर्ज करवाया, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाएगा तो इनके और भी अपराध निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो धमकी दी थी कि कलेक्टर एसपी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये कहा था। अब आप बताइए, ये अपराधियों के हौसले की मैं बात कर रहा हूँ कि अपराध करने वाले तो सब जगह हैं, लेकिन यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना वो कलेक्टर को गिन रहे हैं ना एसपी को गिन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से आते हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, भाग्य है उनका, लेकिन उन्हीं के सरकारी अस्पताल संजय गांधी अस्पताल के अंदर एक बच्ची इतना बड़ा आरोप लगाती है। अब आरोप आप देखिए, अभी तक क्या होता था कि आरोप लगता था और इन्वेस्टिगेशन होती थी, लेकिन यहाँ के पुलिस अधीक्षक को बाबा बागेश्वर धाम की शक्तियाँ प्रदत्त हैं, वो पहले ही बता देते रेप नहीं हुआ है। भाई आपको कैसे ज्ञान हुआ? बाकी जगह तो आप एफआईआर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में आता है, यहाँ पे उनने पहले ही बोल दिया रेप नहीं हुआ है, आपने कैसे बता दिया भाई पुलिस अधीक्षक जी? और यदि आप सब बता ही सकते हैं तो थाने बंद करो, फिर पुलिस अधीक्षक को बैठा लो, उन्हीं को न्यायाधीश मठाधीश सब बना दो और वही बता दिया करेंगे कि कहाँ क्या हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है, फिर जांच की तो विषय खत्म हो गया। बच्ची ने आरोप लगाया, एक 13 साल की बच्ची झूठ बोलेगी क्या? हम छोटी बच्चियों को हमारे धर्म में ईश्वर देवी तुल्य मानते हैं, क्या 13 साल की बच्ची झूठ बोल रही है? तो एसपी ये कह रहे हैं, और बच्ची के खुले आरोप में मीडिया के समक्ष भी लगाए गए हैं। साफ साफ कहा कि एक नहीं 4-4, 5-5 लोग थे, उसको किस प्रकार से अस्पताल से सुनियोजित तरीके से लेकर के गए, लेकिन एसपी साहब ने पहले ही जांच घोषित कर दी। एसपी तो यहाँ के न्यायाधीश बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है अब उनका प्रमोशन होना चाहिए, सीधे सीधे मांग की जानी चाहिए कि अब आपको हाईकोर्ट या कहीं प्रमोट कर दें, क्योंकि आप तो न्याय पहले दे रहे हो, आप तो ऑर्डर पहले निकाल दे रहे हो, जांच तो बाद में होती रहेगी। ये इस प्रकार की घटना यहाँ पर निरंतर हो रही है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है, अंदर की जो एक मामला है वो ये है कि जो डीन है, जो अधीक्षक जिनको कहते हैं, कोई मिश्रा जी हैं और ये इनके रिश्तेदार भी हैं,
जो डिप्टी सीएम है उनके कहीं से रिश्तेदार हैं, और उनको बचाने के लिए, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी तो सबसे पहले डीन की है कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहाँ के गृह जिले के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो नैतिक जिम्मेदारी तो डीन की आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ वो अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने का दायित्व उन्हीं का था, और इस कारण उनको हटाया जाना चाहिए। वही कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, सुना ऐसा है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होमों में रेफर कर दिया जाता है। नर्सिंग प्राइवेट होम में सबके में पार्टनरशिप किसकी है? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी की पार्टनरशिप। तो घूम फिर के मुनाफा किनको हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके रिश्तेदारों को मुनाफा हो रहा है। कई ऐसे हॉस्पिटल है जो मुझे यहाँ बताया, और इनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहाँ घटिया क्वालिटी का इलाज होता है, बड़े पैमाने पर लूटा जाता है मरीजों को, और लूटने के बाद ये सारा पैसा 2 नंबर की कमाई के माध्यम से सरकार के बड़े मगरमच्छ इसको खा रहे हैं। एक ये क्राइम से रिलेटेड विषय हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाए, मतलब विषय तो बहुत सारे हैं, पर मैं सोचता हूँ कुछ 2-4 विषय आप तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। एक विषय और है, मैं यहाँ आया उसके बाद मेरे संज्ञान में आया, और मुझे थोड़ा इसको कहते हुए थोड़ा सा दुख भी है, शर्म भी है, और ये विषय मुझे छूता हुआ विषय, इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ के कुछ 1-2 समाज सेवियों ने बताया कि रीवा जिले का जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उस मंदिर को शासन के संरक्षण में और बीजेपी के संरक्षण में तोड़ दिया गया। मैं वहाँ दर्शन करने भी गया, दर्शन किया, और मैंने अंदर जाकर के देखा, बाउंड्री तो तोड़ी, अभी फिर से बना दी होगी बात अलग है, लेकिन अंदर जाकर के मैंने देखा कि जहाँ पे हनुमान जी, बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को छोड़ करके ऊपर छत तोड़ दी गई है, जो कि अंदर है। अगर कभी 1 सेकंड के लिए मान ले एनक्रोचमेंट भी था, तो एनक्रोचमेंट साइड्स पे हो सकता है, कॉर्नर्स पे हो सकता है, बीचों बीच एनक्रोचमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, क्या पूरा रीवा और मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो गया है क्या? ये भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बजरंग बली का मंदिर तोड़ के भगवान राम को प्रसन्न करने चले हो क्या मूर्खों? एक बार ये तो बताइए। ये रीवा है, यहाँ आम जन तो सुरक्षित है नहीं, बीजेपी के विधायक दंडवत हो रहे हैं पुलिस के सामने, वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे, और यहाँ तो भगवान परशुराम और बजरंग बली भी सुरक्षित नहीं है। मुझे तो ये दुख है कहने के लिए, जबकि रीवा को ब्राह्मणों की राजधानी कहा जाता है। श्रीनिवास तिवारी जी का स्मरण होता है मुझे। यदि उन जैसा व्यक्ति आज होता, मुझे दुख है कि आज वो इस धरती पर नहीं है, यदि उन जैसा व्यक्ति होता शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगली बार जब मैं रीवा आऊँगा, तब जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, मंदिर के लिए करूँगा, और जो भी मेरे साथियों से भी बन पड़ेगा मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। अब जब भी आऊँगा मैं इसको करूँगा। और मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाके, जब मिले तो पूछिएगा, ये मैंने बोला है। दूसरी जो आरटीओ की यहाँ पे की जाए, विधानसभा के अंदर ऐलान किया गया, विधानसभा के अंदर बाकायदा हाउस में अभय मिश्रा जी भी थे हमारे साथ, और ऐलान किया गया कि अब चेक पोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए। धड़ाधड़ बीजेपी के विधायकों ने ऐसे तालियां बजाई जैसे बाबा क्या ऐतिहासिक कदम लिया। चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, अब इन्हें नया क्रम चालू कर दिया है रीवा से, वो है चेक पॉइंट का। चेक पोस्ट तो एक ही जगह होता था, चेक पॉइंट तो जहाँ चाहे एक उड़न दस्ता जाता है, वो कहीं पर भी चेक पॉइंट बनाया उसने, शुरू हो गया वसूली, जहाँ चाहे जैसे चाहे अब वसूली मनमाने पैमाने पर हो रही है। और ये आप लोगों से अछूता विषय नहीं है, क्योंकि आपने इसको बड़ी बेबाकी से उठाया है। तो यह स्थिति है ट्रांसपोर्ट विभाग की। अभी आपने हाल ही में एक बहुत बड़ा विषय देखा, अनुकंपा नियुक्ति में कैसे फर्जी लोगों को नौकरी दी गई। अब बताइए कि मरे हुए लोगों के साथ भी छल हो रहा है। जो व्यक्ति था जिसको आना चाहिए था, पात्र व्यक्ति, वो तो आया नहीं। एक मरा नहीं था तो आएगा कहाँ? केवल आईडी में मरा है। मैं वही बता रहा हूँ, नौकरी कर रहा है, जब मरेगा तब ना उसका बारी था। पता ही नहीं कि वो व्यक्ति था भी कि नहीं। पहले तो वो नौकरी भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था ये नहीं पता, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद उसको कागजों पे मार दिया। शिक्षा विभाग का विषय है जो मैंने थोड़ी सी जानकारी ली, उसको कागजों पे मार दिया, और उसका नया कोई सुपुत्र या कोई बना दिया, उसको लेकर के नौकरी दे दी, अनुकंपा नियुक्ति दे दी फर्जी तरीके से। तो ये क्या चल रहा है यार? 6 प्रकरण सामने आ चुके हैं,
और कम से कम मुझे लगता है सेंचुरी लगेगी रीवा में, 100 के ऊपर ऐसे प्रकरण जाएंगे, सही जांच होगी तो हम लोग मिलके अभय मिश्रा जी के नेतृत्व में और हमारे सब संगठन के लोग इस विषय को देंगे, हम लोग इसको सदन में भी इन सब विषयों को उठाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बड़ा विषय और है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, ये है जो कॉरपोरेट लूट जिस है, और इसमें जो ज़मीनें करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीनें हैं उसको बहुत ही सस्ते कौड़ियों के दाम पर सरकार द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है। और ऐसे कई सारे उदाहरण भी है, मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी आपको उपलब्ध करवा देंगे, जहां पर ज़मीन की कीमत है 1800 करोड़ और इन्होंने यहाँ के जो बिल्डर हैं, चाहे समदड़िया हो चाहे अन्य बिल्डर हैं, उनको दे दी 50 से 80 करोड़ के बीच में। नए लोगों का पार्टिसिपेशन होने नहीं दे रहे, इस तरह की पॉलिसी बना दी है, क्योंकि नए लोग आएंगे तो भाई सरकार की जो मार्केट रेट की वैल्यू होगी उस पर कोट करेंगे, उसके इर्द गिर्द करेंगे। मार्केट रेट पर आएंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे पनपेगा और ये अपने लोगों को कैसे लाभान्वित करेंगे, इसलिए नए लोगों को इस सिस्टम में आने नहीं दे रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बना दी है कि गिन चुन के वही 3 से 4 लोगों का कॉर्पस ही इसमें आ पाएगा और वो लोग अपने मनमाने दाम पर ले लेंगे। आप ये बताइए, अगर सरकार को किसी ज़मीन के 1000 करोड़ मिल जाए तो वो उसको क्यों 80 करोड़ में दे रही हो, क्यों दे रहे? ये तो बहुत बड़ा ईडी और ईओडब्ल्यू का केस है, जहां ईडी ये कांग्रेस के लोगों के यहाँ भेजते हैं, एक बार ईडी इनके घर पे घूम के चली जाएगी तो जितने बड़े केस पूरे देश में नहीं मिल रहे उतने अकेले रीवा में ही देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कई बेशकीमती ज़मीनें हैं और मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और मैंने संक्षिप्त में रख, क्योंकि आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, आपसे संवाद हो रहा है, मैंने संक्षिप्त में जो जो विषय थे उनको रखा है। इसके बाद यदि कोई और हमारे साथी कुछ कहना चाहे और कोई ऐसा विषय हो जो महत्वपूर्ण समय के लिए तो कह सकते हैं, और फिर आपके कोई प्रश्न है तो मैं आमंत्रित हूँ उनके लिए। नाम था उसका, वो एक जो काला काला वो शासक था अफ्रीका वगैरह का, इदी अमीन, ये उगांडा। वो इतना बड़ा मानसिक रोगी था कि वो बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं करा कर अपना हाथ लेता था, राक्षस टाइप का। हमारे यहाँ रीवा जिले में गांवों में बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं। आप पूछो कौन एसपी साहब, अच्छा वो वाले एसपी साहब, मतलब अपनी छाप बना लिए। पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है कि इस कृत्य में उनको क्या आनंद मिलता है कि मतलब इसको संरक्षण देना। गुड़ में आपने देखा कि विधायकों के झगड़े में मऊगंज में पार्टी के अंदर लाइन अटैच हो रही टीआई, इतने बड़े कांड में एक दिखाने के लिए आदमी आप लज्जा के मारे एक सिपाही को लाइन अटैच कर देता, वो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ दिवाली नहीं मनाई, इतना बड़ा आंदोलन चला। आप बेशर्मी की हद देखिए, एक आदमी लाइन अटैच नहीं हुआ। अभी बाकी सब बातें आ गई, टाइम क्यों ख़राब करें, बाकी सब बातें आपने कही दी है। अभी आपसे चौथे स्तंभ से ये उम्मीद कर रहे थे, मैं तो आपसे उम्मीद नहीं करता। ये अभी बाहर से आए हैं, ये रीवा को कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रीवा को जानता हूँ। रीवा जिले के पत्रकारों के अंदर अगर ये खुददारी नहीं जागी तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ तो फिर जो उम्मीद किया जाता है वो ठीक बात है। यहाँ पर आप सबको मालूम है कि देश में स्वतंत्रता के पहले भारत देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता देवरा के कर्नल बलवंत सिंह ने इसी धरती से निकाला था। कर्नल बलवंत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर जब वो छूटते थे तो फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो 1 साल जेल में रहते थे। देश के स्वतंत्र होने के पहले जिसको अंग्रेजों के टाइम में पहली मान्यता मिली थी भारत भ्राता, वो गवर्नमेंट प्रेस में से चालू हुआ। बाद में कालांतर में भारत भ्राता वो चले गए दुनिया से, ये दरबार प्रेस बना, फिर ये गवर्नमेंट प्रेस बना। उस जमीन में वो फल वाले की दुकान खोलना, वो संदड़िया का माल जरूरी था कि कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगाकर पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन बनाना जरूरी था, और उसका रेट क्या है, 69 रुपये स्क्वायर फीट। हमने विधानसभा में लगाया था, आप लोगों ने सुना है, जो गवर्नमेंट का उत्तर आया है 69 रुपये स्क्वायर फीट, 45,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन। जब उस ज़मीन के लिए जहां पत्रकारों का वजूद है, उसके लिए जब पत्रकारों की हमारे आवाज़ नहीं निकली तो मैं क्या उम्मीद करता। थोड़ा सा कष्ट लग रहा होगा मेरी बात को, लेकिन कभी अपने आप पे हाथ रख के मन में पूछिएगा अपने आप से प्रश्न, तो आपको ये जरूर मिलेगी।
बालू में कोई रेड सीलिंग नहीं है, किस तरह से लूट हो रही है। नशा और नशेगत अपराध, जितने देश बर्बाद हुए उनका इतिहास आप पढ़ लीजिए, और जितने देश सुधरे और आज टॉप में हैं उन्होंने सबसे पहले नशे को ही कंट्रोल किया। यहाँ नशेगत अपराध है, लोग बदला लेने के लिए नहीं करते, और रेप के लिए तो आप अखबार उठा कर देखिए ना, दैनिक जागरण फलाने लाइन से सब भरा, जैसे स्क्रीन आती है। आप कभी 2 साल 3 साल का कलेक्शन कर लीजिए अखबार का, तो आप क्या कहेंगे इसको? कोरेक सिटी कहेंगे, बलात्कार सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो कौन सा कीड़ा होता है जो जमीन खाता है, क्या नाम? नहीं, उसका एक अंग्रेजी नाम है ना कुछ, एक वो है वो जो जमीन खाता है। खबर भेजिए। हमारे यहाँ के नेताजी जमीन खाते हैं, मतलब लोग अगर निमंत्रण में बुलाना चाहे तो दिन में उनको डर लगता है, जब सरकारी चूक गई लगवा के रात को बुलाते हैं कि दिन में कहीं नजर न पड़ जाए कि ये भी चला जाए। जमीन की मानसिक बीमारी, केवल अपना फायदा। यहाँ कलेक्टर, मुझे शक था, पर मैंने अंदर पता किया, अभी जो आपने परिवहन की लूट बताई, यहाँ किस तरह से बाईपासों में चेक पॉइंट अलग है, आरटीओ की लूट अलग है, उड़न दस्ता की लूट अलग है। और तारीफ की बात यह है कि आरटीओ का पैसा कलेक्टर को नहीं जा रहा। मैंने नई चीज निकाली, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था, पर मैं बिल्कुल बारीक तक गया तो आरटीओ का पैसा कलेक्टर नहीं ले रहे। जब कलेक्टर आरटीओ का पैसा नहीं लगे रही तो आबकारी कभी नहीं ले रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर लेगा तो पहले बड़ा वाला लेगा, तो ऐसा है। और एसपी साहब तो ले रहे, मुझे पता है एसपी साहब ले रहे। यहाँ पर इतना नशे का जो ये बढ़ावा है, हमारे यहाँ के नेता को दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या इनको यहाँ से निकल लेना है क्या आगे चल के? इनको ये नहीं लग रहा है कि ये इनके पुश्तों की ज़मीन है, मतलब यहाँ इनके पुरखे थे, फिर आने वाले समय में भी रहेंगे। रीवा को बर्बाद करने का जो आनंद इनको मिल रहा है, ये सोचते हैं कि पूरा रीवा ऐसा जलता रहे और पूरी संपत्ति इनके हवाले हो जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग, लूटपाट, रेप की घटनाएं। रीवा के लोगों, मैंने जब कहीं बाहर जाओ, खुद को बताओ, रीवा के हैं तो लोग 3 फीट चौंकते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, अजीब। और इसके बाद भी हम वोट देते हैं, इनकी योग्यता है, ये इनकी एक चीज, एक प्रमाण पत्र तो है इनके पास कि चुनाव तो हम जीत ही लेते हैं। और सही में जनता आखिर मोहर तो लगा ही देती है इनके प्रकार, भले ही है चिल्लर फेंके और गठरी लूटने की नीति के तहत चुनाव के समय भले ये सरकारी पैसे से वोट खरीद लें, पर चुनाव तो जीत ही जाते हैं। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है, हम इससे कैसे निपटेंगे, भगवान ही मालिक है। बस ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जी आए हैं, उन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनको कम से कम रीवा ज़िले की इतनी जानकारियाँ उनकी जेहन में हैं। मेरी तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर अगर वो इतना जेहन में रखते हैं तो प्रदेश के हर ज़िले की जानकारियाँ होंगी। कांग्रेस पार्टी में हमारी सीटें भले कम हैं, पर हमारे जागरूक नेता हैं, हम बदहुआ मजदूर नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को रोजगार जैसे लगाया जाता है, आप देखिए ना, और उनके पास ये रहता है कि तेरे को काम दे दिया ना, चुप मुंह बंद, अगर बोलेगा तो बाहर करके दूसरे को नंबर लगे। और बाकी हर ज़िले में एक मठाधीश बैठे हैं, और यहाँ के तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री है ही नहीं। वो यहाँ पर इस बार तो और गजब हो गया, इस बार 4-5 मुख्यमंत्री जो अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री बने हुए, ये बड़ा दुर्भाग्य। बस मैं इतनी बात। पटवारी के लिए लेटर लेकर पटवारी धन्यवाद। रीवा में जो आप लोगों ने गैंग रेप की घटना को बताया, संजय गांधी की जो गैंग रेप की घटना हुई उसे मीडिया ने उजागर किया था, पर सवाल ये है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बेस है वही नहीं बन पाती, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं इसके लिए पहले ही मीडिया को धन्यवाद दे चुका हूँ। मैंने आते ही शुरुआत में ही आपकी प्रशंसा करते हुए कहा था, आपने इस विषय को और ऐसे अनेकों विषय को उठाया है। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की आप बात करें, उसकी आवाज़ को उठाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर भोपाल में भी आवाज़ उठाई जाती है, सदन के अंदर सदन के बाहर भी उठाई जाती है। नर्सिंग घोटाला हुआ था तो रीवा के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम है, और यहीं का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अपात्र पाया गया था उन्हीं की संस्थाओं के इंस्पेक्शन में। हमने इसको पूरी ताकत से उठाया। अब ये और बात है कि भोपाल की खबर यहाँ कितनी पहुँचती है और कितनी छपती है, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु कोई भी ऐसा विषय है
जो रीवा विंध्य से संबंधित बड़ा विषय है उसको पूरी ताकत से हम और हमारे सभी नेतागण हर मोर्चे पर उठा रहे हैं, समय समय पर उठा रहे हैं। आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कब कब किन किन विषयों को उठाया है और आने वाले समय में। दुष्कर्म की बात को उन्होंने उठाया, यहाँ की कांग्रेस ने क्या विरोध किया? वहाँ जब पीड़िता के साथ ये कांग्रेस ही ना बैठी है आपके सामने। जब दुष्कर्म होता है तो उसका जो मेडिकल चेकअप कराया जाता है कहाँ? जिला अस्पताल लेके जाया जाता है, जबकि मेडिकल चेकअप कहाँ होना चाहिए? संजय गांधी में खुद होना चाहिए। तो ये जो विषय है, इस विषय को तो कांग्रेस लिए उठाया क्यों नहीं और उसका विरोध? देखिए 7 दिन उठा रहे हैं। इसमें एक बात और है, एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आपको बता दूं, शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं गया हो, आप उसको कानून की दृष्टि से देखेंगे, आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये ऐसा केस है जहाँ एक बच्ची है 13 वर्ष की या जो भी मतलब नाबालिग ही थी, 16 वर्ष की बच्ची है, और यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज मीडिया के पास पहुँचा दिया गया, आप लोगों ने चलाया भी है। आपने कभी किसी जांच में देखा है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाए? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है और केस डायरी का एक गोपनीय अंश होता है। ये कभी भी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो तब तक लीक नहीं किया जा सकता। तो इस पे किसी ने प्रश्न पूछा प्रशासन से कि भाई ये या तो डीन ने लीक करवाया होगा और या डीन ने दिया होगा पुलिस को, पुलिस ने लीक करवाया होगा। ये सीसीटीवी फुटेज जो एक साक्ष्य का, एक विवेचना का गोपनीय अंश था, ये सार्वजनिक क्यों किया? किसके दबाव में किया? कोई नेता है इसके पीछे, कौन है? एक प्रश्न ये भी उठता है। साथ में इस विषय को उठाने की बात है तो देखिए इस विषय, क्योंकि संकट तो यह है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि कल जब मैं प्रेस वार्ता का आयोजन करने के लिए बात कर रहा था तो कल भी एक घटना हो रही थी, और ईश्वर ना करे कि आज भी कोई विषयों पे हम राजनीति नहीं कर सकते। ये वो विषय है जो समाज में क्या संस्कार दिए जा रहे हैं और समाज को कैसे सुधारे, उन पर बात की जानी चाहिए। इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते और इन विषयों को हम पूरी ताकत से हर स्तर पर उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आप भविष्य में इसको देखेंगे। दूसरी बात आपने उठाई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट के रीवा में तब भी कांग्रेस पैसा बोली कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी समझा था। कितने साल से गवर्नमेंट में कब थे? आरटीओ कितने साल से आप बोल रहे हैं? 8 साल 9 साल। तो कहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट? कांग्रेस की गवर्नमेंट तो सिर्फ 1-1.25 साल आई थी, उसके 1 साल पहले बीच तो में है ही। आई। 1.25 साल आई थी, लेकिन उस समय पर भी वो प्रेस का मामला था, उसके पहले अधिग्रहित हुआ था। जब आपकी 19 जो बात है, रही बात आरटीओ वाली की, ये बात सही है कि जब 1 वर्ष की हमारी गवर्नमेंट रनिंग थी तो उसको तुरंत हटा देना जाना चाहिए था, लेकिन वो जब तक में कांग्रेस चीज़ों को समझ पाती तब तक में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई। और ऐसे लोग आज भी पैसे के दम पर, आप भी जान रहे हैं योग्यता का मापदंड क्या है, लूट और पैसा देना। और संगठिया को भी नहीं समझ पाया, कांग्रेस ने संगठिया को भी नहीं समझ पाया। यहीं पर राहुल गांधी आए थे और ये नस्तनबूद कर देंगे, ये संगठिया कौन है, ये है वो है। नस्तनबूद तो सब करेंगे, लेकिन उसके लिए आने दीजिए, समय आने दीजिए। देखिए सही बात यह है, 1.5 वर्ष की सरकार थी, 1.25 साल की जो सरकार थी उसमें मेरे को इसको स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप से विधायकों की मंडी कहीं बेंगलोर कहीं हरियाणा में लगती थी और हम लोगों को सरकार को बचाने पर पूरा ध्यान केंद्रित रहता था। कभी कोई विधायक है वो कहीं यहाँ जाके बिक गया, कहीं दिल्ली जाके बिक गया, जैसे सब्जी भाजी बिकती है ऐसे विधायकों की मंडी लग रही थी। और सरकार का जो ध्यान था इस कारण से जानबूझ के भाजपा के षड्यंत्र में फंस करके जनहितैषी कार्यों से हट रहा था। इस कारण ऐसे कुछ भ्रष्ट लोग रह भी गए होंगे, लेकिन जब आने वाले समय में पूरा अवसर मिलेगा, ये जो भी हो, जितने भी हमने नाम लिए, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 17 साल देश में शासन करने वाली कांग्रेस के विधायक बिकाऊ कैसे होने लगे? ऐसे चरित्र देखिए, बदल गया। और नहीं, कोई कांग्रेस का तो नहीं कहूँगा, किसी के पेट में क्या रखा हुआ है ये तो कोई नहीं जानता। अब कोई बिकाऊ लाल है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। 20 करोड़ 50 करोड़ कौन कितने में बिका, ये तो वही रेट बता पाएंगे। लेकिन कोई बिकाऊ है, उसका चरित्र क्या है, आज कहाँ है वो लोग? आज बताइए ना, आज राजनीति में कहीं दिखाई भी दे रहे हैं क्या? वो लोग गायब हो गए, लेके पैसा सौदा करके, लेकिन बिके, ये बात तो सही है। जनता कैसे माने कि गरीबारी स्थिर रहेगी? जी, यहाँ के लोग, प्रदेश की जनता कैसे माने कि अगले बार कांग्रेस के विधायक नहीं बिकेंगे? क्यों समर्थन दे आप? अब जो बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर सब प्रयास हो चुके हैं। ईडी, ईओडब्ल्यू बेचना, करना, प्रताड़ित, डंडे, घर, लठ, सारी दुनिया के जो भी धतकर्म हो सकते हैं, साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जा चुके हैं। मेरे पे अभी हाल ही में आपने देखा हुआ ईओडब्ल्यू का केस दर्ज हुआ। मेरी माँ, 70 साल की माँ, मेरी भाभी, भैया, पूरा परिवार को रगड़ दिया झूठे केस में, 22-24 साल पुराना मामला, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे सारे लोग हैं, उनको आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जब हम इस दौर को झेल लेंगे
तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना। इसलिए जो बिकाऊ माल था वो रिजेक्टेड जो माल था, खुशी है समय पे चला गया। अब हम लोग जो है अच्छे लोगों के साथ राजनीति करेंगे और अब जितने लोग टिके हैं वो पार्टी के, क्योंकि देखिए ये बुरा समय है, बुरा समय में किसी का व्यक्तित्व टेस्ट किया जा सकता है। और आज जो व्यक्ति कांग्रेस के साथ है, ये मान लीजिएगा ये स्वार्थ से नहीं है, ये विचारधारा और पार्टी के प्रति निष्ठा के कारण ही आज वो पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, नहीं तो वो सत्ता के मुंह में चला जाता। इसलिए अब ये प्रश्न नहीं उठता। सोशल मीडिया और शुरुआती चरण में जो जिस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए उससे अच्छा ही हम लोग चल रहे हैं। और मऊगंज का मेरा लगातार 2 दिनों से दौरा भी हुआ है जिले का। आज अभी फिर प्रेस वार्ता खत्म करने के बाद मैं पुनः मऊगंज जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ का प्रभार दिया गया है। भिंड में भी मैं रहा जब 3 दिन हमारे पर्यवेक्षक आए थे, रीवा में भी। और ये जो सारे AICC के ऑब्जर्वर्स हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर आकर के योग्य लोगों को, पार्टी के प्रति निष्ठावान लोगों को छांटने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत जी भोपाल में लाभ दूसरे चले क्या करें? भोपाल में दूसरे चले आप किस बैठक कौन से दिल्ली और कौन से जिले में? वैसे तो एक चीज बताइए, झगड़े नहीं, मोटे मतभेद अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं में 2 लोगों में झगड़ा हो गया, उसका और संगठन सृजन का कोई वास्ता नहीं है। मान लो किसी को बैठने के पीछे झगड़ा हो जाए, यहीं अभी लट्टे चल जाए, एक भाई साहब खड़े एक बैठे हैं, तो इसको आप हमारे संगठन सृजन से क्यों जोड़ रहे हो भाई साहब? ये व्यक्तिगत झगड़ा है, किसी भी 2 पक्षों में किसी भी स्थान पर हो सकता है। और वो कहकर आमंत्रित करके नहीं किया जाता है कि इतने बजे लट्टे चलाइए आइएगा। तो ये इसको आप